गुड मॉर्निंग बेटे। सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे हमारे बच्चे। बेटे आज आपको मैं सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो चैप्टर है बेटे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हम लोग बेटे सॉलिड पढ़ेंगे, फिर फ्लूइड पढ़ेंगे। फ्लूइड रेस्ट में रहेगा, मोशन करेगा, थर्मोडायनेमिक्स। काफ़ी लंबा चैप्टर है। थोड़ा सा वीडियो आपको जल्दी से खींचेंगे क्वेश्चन सिलेबस को बेटे, इसलिए ध्यान दीजिए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम जाने बेटे रिजिड बॉडी क्या है। जैसा मैं लिखा हूँ, रिजिड मीन्स ठोस, दृढ़ पॉइंट, दृढ़ बॉडी, ठोस बॉडी। ऐसी बॉडी, ऐसी बॉडी जिस पर बेटे फोर्स लगाया जाए। ऐसी बॉडी जिस पर क्या लगाया जाए, फोर्स लगाया जाए। और फोर्स लगाने पर फोर्स लगाने पर बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटे, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ना हो, उसे बेटे हम क्या कहते हैं बेटे, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी है क्या? जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का रिलेटिव मोशन ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। अब बात आती है, किसी भी बॉडी पर बेटे फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने पे उस बॉडी का शेप चेंज हो जाता है। उस बॉडी का क्या होता है बेटा, शेप चेंज हो जाता है। अगर फोर्स लगाने से बॉडी का शेप चेंज हो जाए तो लगने वाले फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, डिफॉर्मिंग फोर्स। किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए, लगाने के बाद उस बॉडी का शेप चेंज हो जाए। लगने वाले फोर्स के आगे क्या लिखा, डिफॉर्म। डिफॉर्म मीन्स जो उसके फॉर्म यानी शेप एंड साइज को क्या करे, चेंज कर दे। किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं, कोई रिलेटिव मोशन ना हो, बॉडी सॉलिड हो जाए, तो उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। लेकिन किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए और उसका शेप चेंज हो जाए, फोर्स लगाया जाए, शेप बेटे चेंज हो जाए, तो उस लगने वाले फोर्स के आगे एक फिजिकल वर्ड आ गया, डिफॉर्म। डिफॉर्म मीन्स फॉर्म मीन्स शेप एंड साइज, डिफॉर्म मीन्स डिफरेंट हो जाए। डिफॉर्म मीन्स डिफरेंट हो जाए, शेप साइज बदल जाए। डिफॉर्म मीन्स चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए। उस लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। दूसरी बात, अब तो हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन अगला क्वेश्चन हमारा आपसे फिर है कि अगर मैंने इस लगने वाले डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लें, इट मीन्स फोर्स को जीरो कर दें। जो फोर्स लगाया मैंने उसका शेप चेंज हो गया, उस लगने वाले फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। लेकिन मैं उस फोर्स को हटा लिया, उस लगने वाले फोर्स को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। इस लगने वाले फोर्स को जीरो करने के बाद बॉडी अपने पोजीशन में आ जाती है। बॉडी अपने पोजीशन में आ जाती है, तो बेटे अपनी पोजीशन में लाने के लिए फिर उस पर फोर्स लगेगा। उस लगने वाले फोर्स के हमारे पास तीन नाम हैं। उस लगने वाले फोर्स के हमारे पास क्या नाम है, तीन नाम है। इंटरनल फोर्स, क्या नाम है, इंटरनल फोर्स। दूसरा नाम इसका बेटा है क्या, इलास्टिक फोर्स।
थर्ड नाम मैं बता रहा हूं जो बार बार आप सुनते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम बेटा है उसका? रीस्टोरिंग फोर्स। तो किसी बॉडी पर फोर्स लगा दें, मेरी बात सुने, किसी बॉडी पर फोर्स लगा दें और उस बॉडी के सेम साइज में, उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगाने पर सेम साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस लगने वाली, उस बॉडी, उस फोर्स को, उस लगने वाले फोर्स को हमने ये कह दिया कि जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? रिजिड बॉडी है। और जो फोर्स है वो क्या है? लेस है। किसके? इनके मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स से कम है। लेकिन मैंने फोर्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, फोर्स ज़्यादा बढ़ा दिया, इसका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। जब इसका शेप चेंज हो जाता है तो बॉडी अपनी पोजीशन क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। जब अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होने के बाद मैंने फिर उसका एक्सटर्नल फोर्स क्या कर दिया? जीरो। तो बॉडी अपनी पोजीशन में क्या करती है? वापस आती है। जब अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है तो जिस फोर्स ने उस बॉडी को अपनी पोजीशन में लाया है, उस लगने वाले फोर्स का तीन नाम है। पहला इंटरनल फोर्स, दूसरा इलास्टिक फोर्स, तीसरा रिस्टोरिंग फोर्स है। अब बेटे हम डिफिनीशन बनाएंगे। क्या? रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। लिखिए, रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, the property of material reagainst original shape and size, reagainst original shape and size is called elasticity। किसी कोई भी बॉडी फोर्स हटा लेने से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की प्रॉपर्टी रखे तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। फोर्स लगाएंगे, शेप साइज चेंज हो जाएगा, फोर्स हटाएंगे, बॉडी अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रिअगेंस्ट ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। फोर्स को हटा लेने से बॉडी अपनी पोजीशन में आ जाती है। तो मैं उस मटेरियल के प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहता हूँ। अब लिखो बेटा प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट हेडिंग है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी ये है बेटे कि अगर हमने बॉडी पर फोर्स लगाया, उस बॉडी का शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक, फोर्स को हमने रिमूव कर लिया, फोर्स को जीरो कर लिया, लेकिन बॉडी बेटे अपनी पोजीशन में नहीं आती है। नॉट रिकवर ओरिजिनल शेप एंड साइज, जो जैसे थी वैसे ही रहती है। तो इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। फोर्स लगाएंगे, शेप साइज चेंज हो जाएगा, फोर्स हटाएंगे, शेप साइज पहले जैसे रहेगा, चेंज था वह चेंज ही रहे। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? प्लास्टिसिटी। रिटन, प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी मैटर, plasticity is the property of matter by virtue does not reagainst original shape and size, does not regain original shape and size after removal of deforming force, after removal of deforming force,
is called plasticity. Is called plasticity. ठीक। अब अगला टॉपिक है बेटे इलास्टिक लिमिट। क्या लिखा है? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब हुआ बेटे इलास्टिक अपनी पोजीशन आने की लिमिट। इसका मतलब आप जितना फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स लगा देंगे, वही उसका वापस आने की लिमिट होगी। तो इनका कहने मतलब है मैक्सिमम आर अपर लिमिट, मैक्सिमम आर अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। लिखिए आप, इट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स up to which deforming force is removed, up to which, if deforming force is removed, body regains original shape and size completely, original shape and size completely is called elastic limit. Original shape and size completely is called, क्या लिखें बेटा? इलास्टिक लिमिट। तो इनका मतलब है बेटे लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच, जहाँ तक मैक्सिमम किसी मटेरियल पर हम क्या लगाएं, फोर्स लगा सकें, लगाएं, उस मैक्सिमम फोर्स को, डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलास्टिक लिमिट। अब इसी का एक नाम है बेटे, नया टॉपिक है इलास्टिक फटीग। क्या लिखा है? इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग का मतलब होता है, फटीग मीन्स भ्रष्ट हो जाना, फट जाना। फटीग बना है भ्रष्ट हो जाना, फट जाना, मतलब अपनी पोजीशन में वापस ना आकर के इलास्टिक प्रॉपर्टी को लॉस कर दे। अपनी प्रॉपर्टी में ना आए तो इसका मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी को लॉस कर दिया। तो लिखा ना इलास्टिक फटीग, इलास्टिक प्रॉपर्टी भ्रष्ट हो जाए, लॉस हो जाए। समझ रहे हैं बेटा? इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या हो जाए? लॉस हो जाए, अपनी पोजीशन वापस ना आए, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक फटीग। तो समझ में आ गया? तो लिखो, द टेम्पररी लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी loss of elastic property is known as elastic fatigue। इसका मतलब बेटे अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसका शेप साइज चेंज हो गया, फोर्स को हटाया तो अपनी पोजीशन में नहीं आया। जब अपनी पोजीशन में नहीं आएगा तो आप बताएंगे कि इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज कर दिया, लॉस कर दिया। इसका मतलब है उसने इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज कर दिया, तो उसे मैं बोला इलास्टिक फटीग। बात समझ में आ गई? अब मैं आता हूँ आगे, काफ़ी डिफिनीशंस आपको बताया। अब हमें बताना बेटा स्ट्रेस क्या है। अब आइए टॉपिक लिखो बेटा, स्ट्रेस। लिखिए, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स
acting per unit area of cross section of the deformed body, ध्यान रखना deformed मतलब शेप उसका चेंज हो गया था, of the deformed body is called stress. Is called stress. ठीक है, तो क्या लिखा बेटा? आपने लिखा क्या? रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज क्या? स्ट्रेस. ये क्या है आपका? रिस्टोरिंग फोर्स है. ये आपका क्या है बेटा? एरिया है. ध्यान रखेंगे फोर्स की न्यूटन, एरिया के मीटर स्क्वायर, SI. CGS में क्या पढ़े हैं? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक, यह बेटे टेंसर क्वांटिटी है, ये टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है. इसकी आप यूनिट भी लिख लेंगे. कैसी क्वांटिटी है? टेंसर है. लिखिए 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 तो मैं आगे बढ़ूं. ठीक, कंप्लीट कर लिया. अब ये सोचो बेटा, स्ट्रेस कोई पूछे, स्ट्रेस कहाँ से आया? हमने जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया उतना ही इंटरनल फोर्स काम करेगा. वही जो इंटरनल फोर्स काम करेगा यूनिट एरिया पे, उस चीज को स्ट्रेस बोलते हैं. इसका मतलब है बेटे कि जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना स्ट्रेस भी होगा. क्यों? कि एक्सटर्नल फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना हमारी बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा. जब रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज़्यादा डेवलप होगा उतना हम मैक्सिमम बेटे क्या अप्लाई करेंगे? स्ट्रेस. तो इसका मतलब है स्ट्रेस डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स. हम जितना एक्सटर्नल फोर्स डेवलप करेंगे उतना ही हमारे पास बेटे स्ट्रेस पाया जाएगा. स्ट्रेस मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया. अब लिखो टाइप्स. अब लिखेंगे सब टाइप्स. अब टाइप्स देखिए. स्ट्रेस के टाइप्स में पहला लिखें बेटे नॉर्मल स्ट्रेस. मैं लिखा, आप लिखते चलें डिफिनीशन. मैं डिफिनीशन नहीं लिखूंगा और आपको मैं न्यूमेरिकली बताता चलूँगा. लिखो बेटा नॉर्मल स्ट्रेस. द रिस्टोरिंग फोर्स, द रिस्टोरिंग फोर्स acts per unit area, the restoring force act per unit area is called normal stress.
क्या लिखा बेटा? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका? एफ अपान ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरा है बेटे आपका, दूसरा नाम कई नाम से मैं पुकारता हूं इसे, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक और नाम है लीनियर स्ट्रेस। लीनियर स्ट्रेस। अब इसका मतलब हुआ बेटे कि किसी भी बॉडी पर, किसी बॉडी का लेंथ आपको मैंने यल दिया है, इस बॉडी पर आप क्या लगाएंगे बेटे? फोर्स लगाएंगे। तो निश्चित पता है आपको अंदर क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। बोलो, फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। अब फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप क्या होगा? लेंथ क्या करेगी बेटे? चेंज हो जाएगी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया is known as tensile stress, but increase its length, but increase its length। इनका कहना है restoring force develop per unit area when its length increase। लिख लो डिफिनीशन, restoring force develop per unit area, या पर यूनिट लेंथ लिखो, एरिया मत कहो। अब लिख दें, क्या दिक्कत है? चलो, क्या लिखा? रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया व्हेन लेंथ ऑफ बॉडी इंक्रीज, लेंथ ऑफ बॉडी इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इसका कहने मतलब हुआ बेटा, अगर मैंने फोर्स लगाया और फोर्स की डायरेक्शन में लेंथ बढ़ गई, तो लेंथ बढ़ गई, फोर्स कहाँ लगाया है? यूनिट एरिया पे। फोर्स कहाँ लगाया? यूनिट एरिया पे। यूनिट एरिया पे फोर्स लगाने से लेंथ बढ़ जाएगी, तो मैं उसे लीनियर, या उसे मैं क्या कहूँगा? टेंसाइल या लॉन्गी लेंथ, लॉन्गिट्यूड मींस लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। फिगर बना ले, फिगर बनाएं फट से, फॉर्मूला लिखें। नेक्स्ट है बेटा कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब हुआ, कंप्रेस मीन्स दबाना, इट मीन्स लेंथ क्या कर जाए? डिक्रीज कर जाए। लेंथ क्या कर जाए? डिक्रीज कर जाए। लिखो, व्हेन अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स, when applied deforming force on a body, its length decreases, its length decreases। जब उसकी लेंथ डिक्रीज कर जाएगी बेटे, तो मुझे उसे क्या कहना है? बोलो, हाँ, कंप्रेसिव स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। आगे लिखे, हो जाए तो बताइए। हो गया बेटा? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, लॉन्गिट्यूडनल, टेंसाइल, लीनियर। अब लिखो शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस। फिर उसके बाद लास्ट है शेयरिंग स्ट्रेस के बाद है बेटा हाइड्रोलिक स्ट्रेस।
हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब आप इसकी फार्मूला लिखेंगे क्या, एफ अपान ए, ठीक। और यहाँ भी फार्मूला स्ट्रेस क्या लिखेंगे, एफ अपान ए। फार्मूले में कोई चेंज नहीं, डिफिनीशन चेंज है। तो शेयरिंग स्ट्रेस में लिखो, या एक नाम और लिख दे रहा हूँ बेटा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। बोले बोले बेटा, अब बहुत बड़ा चेंज नहीं करना है। हर बार क्या लगा रहे हो, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या लगा रहे हो, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे लगेगा, टेंजेंट, स्पर्श करता हुआ। डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे लगेगा, स्पर्श करता हुआ। लिखिए, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग tangentially to the surface of body, tangentially to the surface of body, is known as tangential stress. अब लास्ट लिखिए, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या लिखेंगे, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, लिखा बेटा, पर यूनिट एरिया डेवलप ऑन द बॉडी, पर यूनिट एरिया develop on the body compressed uniformly all sides, body compress uniformly all sides, चारों तरफ से एक समान रूप से क्या करती बेटे, कंप्रेस होती है, दबती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका वॉल्यूम कितना है, बी, कितना डिक्रीज किया, माइनस डेल्टा बी, तो जो बचेगा क्या होगा, बी माइनस डेल्टा बी। ये आपका है। अब बेटे आप लोगों को मैंने स्ट्रेस बता दिया, स्ट्रेस के टाइप्स बता दिया, इलास्टिसिटी बता दिया, बहुत सारे डिफिनेशन बता दिया। अब स्ट्रेन बताने के बाद हुक्स लॉ पे आऊँगा। अब इस वीडियो